रिवीजन है, चैप्टर हमारा है 6 क्लास 10, ठीक है भाई। और चैप्टर का नाम क्या है? विनिर्माण उद्योग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले समझना है आपको कि उद्योग हम अक्सर किसको कहते हैं। चलो, एक तरह का काम बहुत सारी फर्म्स कर रही होती है तो उसको एक उद्योग कहते हैं। जैसे कि मोटर गाड़ी उद्योग। कौन सा उद्योग? मोटर गाड़ी उद्योग। ये एक काम है जिसको बहुत सारी फर्म कर रही है। जैसे गाड़ियाँ आपने टाटा की देखी, आइसर की देखी, गाड़ियाँ अशोक लीलैंड की भी है और बहुत सारी रोल्स रॉयस। तो अलग अलग फर्में मिलकर एक ही तरह का काम कर रही है, उस काम को हम एक उद्योग श्रेणी में रखेंगे। जैसे मोटर गाड़ी उद्योग, जैसे चीनी उद्योग, जैसे कपड़ा उद्योग, तरह तरह के उद्योग हैं और बहुत सी फर्में, बहुत सी फैक्ट्री या बहुत सी कंपनी उसमें काम कर रही है, जिनके अलग अलग नाम, ठीक है। तो अब समझना ये है कि विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या है। विनिर्माण उद्योग का सिंपल सा अर्थ है कि कच्चे पदार्थों को लेकर हम जब नया मूल्यवान उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं विनिर्माण। ये एक सामान्य परिभाषा है। और दूसरा जो प्रश्न बन सकता है, बना हुआ भी है, कि विनिर्माण उद्योग को हम कौन से क्षेत्र में रखते हैं, कौन सा क्रियाकलाप मानते हैं। तो भाई कौन सा क्रियाकलाप मानेंगे? द्वितीय क्रियाकलाप। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। आप अपने आसपास जितने भी कामकाज देखते हैं, हर एक काम को आप किसी न किसी कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। उसी तरीके से ये काम किस कैटेगरी में आएगा? द्वितीय क्षेत्र, यानी सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा काम? विनिर्माण का काम। और विनिर्माण का अर्थ क्या होता है? किसी कच्चे पदार्थ को लेकर नया मूल्यवान पदार्थ बनाया जाता है। जैसे क्या? ये कच्चा पदार्थ है करना, और इससे क्या बना दी? चीनी। तो चीनी क्या हो जाएगी? विनिर्मित वस्तु हो जाएगी। चीनी क्या हो जाएगी? विनिर्मित वस्तु। ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण है, जैसे ये कपास है। कपास कच्चा पदार्थ है, इसे लेकर आप क्या बना सकते हैं? सूती वस्त्र बना सकते हैं। ये क्या हो गई? विनिर्मित वस्तु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर जो सवाल बन सकता है वो ये है कि विनिर्माण उद्योग का महत्व क्यों है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो इसके लिए 3 बिंदु है, सरल बिंदु है कि पहला जो विनिर्माण उद्योग है वो कृषि का भी आधुनिकीकरण करता है। कैसे करता है? कृषि सेक्टर के अंदर जितनी भी मशीन यूज होती है, पंप सेट यूज होते हैं, उर्वरक यूज होते हैं, रसायन यूज होते हैं, कीटनाशक यूज होते हैं, वे सारे के सारे कहाँ से आते हैं? विनिर्माण सेक्टर से आते हैं। तो कृषि को हेल्प मिलती है। तो पहला महत्व क्या हो गया? उसे कृषि का मॉडर्नाइजेशन हो गया है, कृषि विकसित अवस्था में आ गई है, पहले की बजाय अब कृषि में ज्यादा उत्पादन होने लगा है। तो कृषि का आधुनिकीकरण भी विनिर्माण उद्योग की वजह से हो रहा है। एक ये महत्व हो गया। दूसरा महत्व है गरीबी और बेरोजगारी का हल जो है, यानी रोजगार प्राप्त हो रहे हैं, वो भी किस सेक्टर से हो रहे हैं? विनिर्माण सेक्टर से हो रहे हैं। क्योंकि हमारी अधिकतर जनसंख्या शुरू से ही कृषि पर अधिक डिपेंड थी, तो कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा था। उस दबाव को कम करने के लिए अब धीरे धीरे लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो दूसरा महत्व क्या हो गया? गरीबी और बेरोजगारी का भी धीरे धीरे हल हो रहा है, यानी लोगों को क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो महत्व इसका बनता है वो ये है कि हम अधिकतर जो विनिर्मित वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुएं? विनिर्मित वस्तुएं, इनका क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। क्या करते हैं भाई? निर्यात। और इससे हमें क्या अर्जित होती है? विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, यानी विदेशी धन हमें प्राप्त होता है। जितना ज्यादा हम बड़ी बड़ी चीजों का निर्यात करेंगे उतना ही अधिक हमें क्या प्राप्त होगा? विदेशी धन प्राप्त। तो विदेशी मुद्रा का अर्जन। फिर से देखो, विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चे पदार्थों को नए मूल्यवान पदार्थ में बदलना, या उसे उसकी फॉर्म चेंज करना, उसे नया प्रोडक्ट बनाना। जैसे गन्ने से चीनी बनाते हैं, कपास से सूती वस्त्र बनाते हैं, ये उदाहरण है विनिर्मित वस्तु का। और ये जो विनिर्माण है, ये कौन से सेक्टर की गतिविधि है? ये द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप कहलाता है। मैंने उद्योग की परिभाषा भी बताई कि उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग यानी एक ही प्रकार का कार्य जो अलग अलग कंपनीज मिलकर करती है। जो ये कंपनीज है इनको तो फर्में कहते हैं या फर्म कहते हैं, और ये जो कार्य कर रही है वो कार्य एक उद्योग कहलाता है। ठीक है, वो अलग अलग उद्योग हो सकते हैं, जैसे मोटर गाड़ी उद्योग है, चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। फिर विनिर्माण का क्या महत्व है? तो कृषि का आधुनिकीकरण भी विनिर्माण सेक्टर की वजह से हो रहा है। दूसरा महत्व है गरीबी और बेरोजगारी में कमी आती है, रोजगार सेक्टर जो है वो ग्रो करता है। तीसरा है विदेशी मुद्रा का अर्जन, जो कि निर्यात द्वारा हम प्राप्त करते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर आता है भाई क्या कृषि और उद्योग एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही रहते हैं? अलग नहीं रहते, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक है। पूरक कैसे है? वो इस डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा कि कृषि क्षेत्र से क्या मिलता है? कच्चा माल। कच्चा माल कैसे? अभी अभी हमने उदाहरण दिया था,
गन्ना है, मूंगफली है, कपास है और बहुत सारे सरसों है। ये सरसों का तेल बनेगा उद्योग में, लेकिन सरसों कहाँ से प्राप्त होगी? कृषि सेक्टर से। तो कृषि सेक्टर से हमको क्या मिलता है? कच्चा माल। और वो कच्चा माल कहाँ जा रहा है? उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में वो नई वस्तु बनेगा, लेकिन उद्योग क्षेत्र में बनी हुई मशीनरी और उर्वरक किस सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं? कृषि सेक्टर। कर रहा है नहीं कर रहा? यानी ये दोनों सेक्टर एक दूसरे के क्या है? पूरक करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक। फिर ये थोड़ा सा देख लेना जरूरी है, ये डेटा हालांकि बदलता रहता है, साल दर साल नया डेटा आ जाता है, लेकिन एक जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड यही है कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहता है, दूसरे नंबर पे उद्योग क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र का रहता है, और तीसरे पे कृषि क्षेत्र का रहता है। ठीक है, ये आपके अर्थशास्त्र में भी है और यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। प्योरली विनिर्माण सेक्टर का जीडीपी में योगदान कितना है? तो वो कितना है? 17%। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, लेकिन जो मुझे दे रहा है वो ये है, कितना है? 17%, जो कि कुल 27 में से 27 यानी इसका है, 27 इसका है, इस वित्तीय क्षेत्र का कुल है 27, उसमें से अकेला विनिर्माण का जो परसेंटेज है वो जीडीपी में योगदान के रूप में कितना है? 17%। जैसे 100 रुपए हैं अगर टोटली इस तीनों सेक्टर से आ रहे हैं, तो उसमें से 70 रुपए कहाँ से आ रहे हैं? विनिर्माण क्षेत्र से आ रहे हैं। सिंपल मीनिंग ये है। और जीडीपी का फुल फॉर्म आप जानते हैं? क्या फुल फॉर्म होता है? सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, बढ़े आगे। रिवीजन है तो भाई फटाफट करो। फिर आता है क्लासिफिकेशन। यहाँ से बहुत बार सवाल आए, ठीक है, और बहुत सरल भी है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। उद्योग का वर्गीकरण हम निम्न तरीके से कर सकते हैं। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और पूंजी निवेश के आधार पर। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, कृषि आधारित उद्योग और खरीद आधारित उद्योग। कृषि आधारित यानी जो उद्योग कृषि आधारित मांग पर डिपेंड है, जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, तो ये किसमें आ जाएगा? किसी ऑप्शन में आ गया कि निम्न में से कौन सा कृषि आधारित नहीं है, तो आपको उसे अलग करना है। तो कृषि आधारित कौन से हैं? ये तो केवल 2 उदाहरण हैं, और भी बहुत सारे उद्योग हैं जो आप सभी जानते हैं। फिर है खनिज आधारित उद्योग, इसमें क्या रहेगा? आयरन एंड स्टील यानी लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। इससे किसी बार सवाल आया था कि सीमेंट उद्योग में कौन सा कच्चा माल चाहिए होता है, और वो हम आगे जब सीमेंट उद्योग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब कौन कौन सा कच्चा माल सीमेंट इंडस्ट्री में लगता है वो आ जाएगा। इस पूरे अध्याय के अंदर में जो सवाल आए हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा, जो आ सकते हैं वो भी। और प्रमुख भूमिका के आधार पर खरीदने का वर्गीकरण जो 2 तरीके से करते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग को बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। बेसिक का मतलब है जिस पर दूसरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। तो इसमें एक नाम है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील में यानी कि इस्पात से मशीन भी बनती है, लोहे और इस्पात से क्या बनती है? मशीनरी, और मशीनरी दूसरे उद्योगों में काम आती है। तो ये आधारभूत चीज होगी, बेसिक चीज होगी, इसकी वजह से बाकी उद्योगों का काम चलता है, इसलिए आयरन एंड स्टील किसमें जाएगा? आधारभूत उद्योग में जाएगा। फिर उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता कौन है? आप और हम सभी उपभोक्ता देश की जनसंख्या जितनी है वो उपभोक्ता के रूप में वो कई चीज़ों का उपभोग करती है। जैसे हम चीनी का उपभोग करते हैं, बेकरी आइटम का उपभोग करते हैं, दंत मंजन का हम उपभोग करते हैं, बर्तन है, यानी ये सारी हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें बनती कहाँ हैं? उद्योगों में बनती है। कहाँ बनती है? उद्योग में। और इस आधार पर हम उद्योगों को 2 कैटेगरी में रखते हैं, प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। यहाँ से भी सवाल ऐसे बन सकता है कि प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, ये ऑप्शन दे दिए, एक और डाल दिया, तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना आवश्यक। फिर है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व को कहते हैं ओनरशिप, यानी कोई उद्योग किसकी ओनरशिप में है, उसका स्वामी कौन है? स्वामी कौन हो सकती है? सरकार हो सकती है, कोई आदमी हो सकता है, आदमी और सरकार दोनों हो सकते हैं। इस आधार पर 3 कैटेगरी बनती है। जो सरकारी उपक्रम है उनको हम सार्वजनिक उद्योग कैटेगरी करते हैं, और जो निजी उद्योग हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह या औद्योगिक घराने के निजी क्षेत्राधिकार में है उसको हम निजी उद्योग कहते हैं। जैसे रिलायंस है तो अंबानी भाई साहब के हैं, और टाटा है तो जैसे रतन टाटा के था, अभी कल्याण हो गया है, डाबर है तो डाबर घराने का इंडस्ट्री है। तो निजी उद्योग आप समझिए, होंगे और भी नाम है अडानी है ना? संयुक्त उद्योग किसको कहते हैं? तो सिंपल सा मीनिंग है निजी प्लस सरकार। संयुक्त उद्योग किसको कहेंगे? निजी प्लस सरकारी, यानी कुछ हिस्सेदारी निजी हाथों में है और कुछ हिस्सेदारी सरकार के हाथों में। इसका एक उदाहरण क्या है? ये उल्टा लिखा हुआ है IOL, इंडियन ऑयल लिमिटेड है, इंडियन ऑयल लिमिटेड कंपनी है जिसकी आधी हिस्सेदारी सरकारी और आधी निजी हाथों में। फिर आता है पूंजी निवेश के आधार पर कि किसी इंडस्ट्री में कितना निवेश किया जा रहा है। करोड़ों में जो निवेश किया जाता है
क्या वो कुछ 1 करोड़ है, 5 करोड़, 10 करोड़, या वो 25 करोड़ है, या वो उससे भी ज़्यादा है। इस आधार पर भी ये देखो सीमा बदलती रहती है कि पहले तो केवल 5 लाख तक का जिसमें निवेश जाता था उसी को लघु उद्योग माना जाता था, फिर इस सीमा को बढ़ा के 10 लाख कर दिया, फिर करोड़ कर दिया, फिर 10 करोड़ कर दिया, इस तरीके से। तो वो तो समय अनुसार बढ़ता रहता है, लेकिन कितना निवेश किया गया है उस आधार पर हम इसको 3 कैटेगरी में रख सकते हैं कि छोटी पूंजी लगी है तब तो वो लघु उद्योग है, मीडियम रेंज की पूंजी लगी हुई है तो वो मध्यम उद्योग है, और बहुत ही ज्यादा मात्रा में निवेश किया गया है तो वो क्या कहलाएगा, लघु। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये लिखा हुआ है BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, ये सरकारी कंपनी है। एक ही बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा महत्वपूर्ण है, ये जो लिखा हुआ है SAIL, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। तो जितने भी भारत में स्टील और आयरन के जो उपक्रम है उन सब पे जो एक अथॉरिटी या एक प्राधिकरण है उसका नाम क्या है, SAIL। ये सवाल आ सकता है, ठीक है। और इसका उदाहरण BHEL है, BHEL, और रेलवे हो सकता है, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे भी सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, ठीक है भाई। ओके, अगला हम अगले राउंड में। थैंक यू।